हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा अध्ययन का विषय है राजनयिक संपर्क की भाषा, लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स। जब राज्य आपस में राजनयिक संपर्क स्थापित करते हैं तो फिर उस संपर्कों में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों और वाक्यांशों पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि राजनयिकों द्वारा बोले गए शब्द और वाक्यांश के अर्थ को समझते हुए ही उस राज्य की इच्छा या मंशा को जाना जा सकता है। इन शब्दों और वाक्यांशों में जो भाषा का उपयोग किया जाता है वो भाषा का एक विशेष रूप होता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अध्ययनकर्ता हैरोल्ड निकलसन ने ये बताया है कि राजनयिक भाषा के 3 अर्थ होते हैं। एक तो वह भाषा जिसका प्रयोग राजनयिक अपने बातचीत में करता है या अपने पत्र व्यवहार में करता है। ये भाषा कोई सी भी भाषा हो सकती है। जब शुरू में यूरोपीय राजनय होता था उस समय लैटिन, फ्रेंच और अंग्रेजी में हुआ करती थी। दूसरा जो राजनयिक भाषा का अर्थ है वो है शब्द और वाक्यांश जो प्राचीन काल से ही विशेष अर्थों में प्रयुक्त होते आ रहे हैं, जिनका विशेष अर्थ होता है और वो राजनयिक जो शब्दावली है उसका अभिन्न अंग बन गए हैं। तीसरा इसका अर्थ होता है संक्षिप्त या बिल्कुल ही संक्षिप्त कथन, या फिर अपने विचारों को बहुत ही संक्षिप्तीकरण करके बोलना। और इस संक्षिप्तीकरण के माध्यम से राजनयिक आपस में बहुत कुछ कह सुन लेते हैं, लेकिन जो क्रोध है या स्पष्ट विरोध है या अनुचित शब्द हैं उनका प्रदर्शन नहीं हो पाता है और जन सामान्य को दिखने में वो बहुत कोमल और शिष्ट दिखाई देते हैं वो शब्द, वो भाषा, लेकिन राजनयिक परंपरा की दृष्टि से उनका गूढ़ अर्थ निकाला जाता है। तो इस प्रकार राजनयिक व्यवहार में भाषा का बहुत महत्व होता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार अर्नेस्ट सेटो ने तो लिखा है कि राजनय स्वतंत्र राज्यों के बीच में आधिकारिक संबंधों के आचरण में बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग है। साधारणतया हम कह सकते हैं कि राजनयिक भाषा यानी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का अर्थ छलपूर्ण भाषा या असत्य भाषण या रहस्यपूर्ण भाषा से लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ये अर्थ कूटनीतिक भाषा को बताते हैं, राजनयिक भाषा को नहीं बताते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि राजनयिक भाषा के रूप में साधारणतया कौन कौन सी भाषाओं का उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच भाषाओं का यूरोपीय राजनय में उपयोग किया जाता है। लैटिन भाषा बहुत शुरू से जब यूरोपीय राजनय प्रारंभ हुआ था तो लैटिन भाषा का ही अधिक प्रयोग किया जाता था और कहीं भी राज्य आपस में चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं या कोई लिखित संपर्क स्थापित करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, तो सबसे पहले लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता था और दूसरे स्थान पर फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता था। 17वीं सदी तक समझौतों में, संधियों में और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क स्थापित करने में लैटिन भाषा शब्दों का ही प्रयोग किया जाता था, लैटिन भाषा का ही उपयोग किया जाता था। जैसे 30 वर्ष की युद्ध की समाप्ति के बाद में जो वेस्टफेलिया की संधि हुई 1648 में, वो उनमें हस्ताक्षर जो किए गए, साइन जो किए गए, वो लैटिन भाषा में ही हुए। 1674 में आंग्ल और डच के बीच में जो संधि हुई उसमें, और 1670 की आंग्ल डेनिश संधि भी लैटिन भाषा के रूप में लैटिन भाषा में लिखी गई। राजनयिक संपर्क में लैटिन भाषा बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रही। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद में लैटिन भाषा के
साथ साथ फ्रेंच और इंग्लिश भाषा का भी प्रयोग होने लगा। फ्रेंच भाषा जो थी वो 17वीं 18वीं सदी के समय से शुरू में उपयोग में साथ में लैटिन भाषा के साथ में भी प्रयोग में की जाने लगी। 1677 और 78 की संधि में फ्रेंच भाषा में उपयोग में ली गई। और जो रूस के शासक थे जिन्हें पीटर महान कहा जाता था, उन्होंने फ्रेंच भाषा को अपनाया और 18वीं सदी के मध्य तक राजनयिक संपर्क में फ्रेंच भाषा को बहुत उच्च स्थान भी प्राप्त हो गया, प्रमुख स्थान प्राप्त हो गया। और इसका कारण ये था कि फ्रेंच भाषा का जो डिक्शनरी थी वो बहुत ही संपन्न थी और फ्रेंच भाषा यूरोपीय देशों में पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी, पॉपुलर थी और वहाँ इसका अधिक प्रयोग किया जाता था यूरोप में, इसलिए। और फ्रेंच भाषा लैटिन भाषा का स्थान भी लेने लग गई। और इसके पश्चात अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की भाषा में किया जाने लगा। इसका कारण था कि ब्रिटिश साम्राज्य का लगातार विस्तार हो रहा था और ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के कारण, उसके व्यापार में वृद्धि होने के कारण और ब्रिटेन के उपनिवेशों में वृद्धि होने के कारण अंग्रेजी भाषा विश्व में लोकप्रिय हो गई। और ग्रेट ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रभाव को बढ़ाया। जहाँ पे भी उन्होंने उपनिवेश स्थापित किए, अंग्रेजी भाषा को मुख्य भाषा और राजकाज की भाषा बनाया और वहाँ के लोगों को भी अंग्रेजी में उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी। तो इस कारण से अंग्रेजी भाषा भी काफ़ी लोकप्रिय हो गई। 19वीं सदी में जब अंग्रेज अपने किसी भी राजनयिक संपर्क के लिए जाते थे तो उनके द्वारा की जाने वाली जो वार्तालाप या संधि का जो मसौदा होता था वो इंग्लिश में वो ले जाते थे और साथ में उसके साथ में उस देश की लैंग्वेज में उसका अनुवाद करके भी ले जाते थे। तो इस तरह से अंग्रेजी भाषा फ्रेंच भाषा के स्थान पे एक तरह से संपर्क का माध्यम बन गई। अंग्रेजी राजनीतिज्ञ जो होते थे वो अंग्रेजी भाषा का अत्यधिक प्रयोग करते थे। 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में आते आते अंग्रेजी को फ्रेंच भाषा के बराबर अधिकार मिल गया और सम्मेलन की जो जितनी भी संधियाँ हुई, घोषणा पत्र हुए, सभी दोनों भाषाओं में तैयार किए गए, अंग्रेजी में और फ्रेंच दोनों में। और फिर एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में जब ब्रिटेन और फ्रांस का प्रभुत्व बढ़ गया तो राजनयिक संपर्क के लिए अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा अनिवार्य बन गई। और राजनयिक संपर्क के लिए अंग्रेजी तो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज के रूप में स्थापित हो गई। और कहीं कहीं पे अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा के साथ साथ जर्मन, इटालियन, स्पेनिश आदि भाषाएं भी प्रयोग में ली गई। वर्तमान समय में राष्ट्रवादी भावनाओं का बहुत अधिक विस्तार होने के कारण विश्व राजनीति में अब हर राज्य अपनी ही भाषा को राजनयिक भाषा बनाने का प्रयास करता है। यूएनओ में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है और कार्यालयी जो कार्य होते हैं, ऑफिशियल जो वर्क होते हैं, उसके लिए अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश और चीनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। और संघ के जितने भी प्रस्ताव होते हैं और जो कार्यवाहियाँ होती है, उनके जो भी लेख तैयार होते हैं वो 5 भाषाओं में होते हैं। और संघ की महासभा और उसके जितने भी दूसरे अंग हैं उसमें जो डिप्लोमेट्स हैं वो इन्हीं भाषाओं में से किसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे तो परंपरा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किसी विवाद पर विचार किया जाता है तो उसमें संबंधित देश की जो भाषा होती है उसी को मान्यता प्रदान की जाती है। और ये भी होता है कि तकनीकी साधनों के माध्यम से जो भी कार्य किए जाते हैं उसका अन्य भाषाओं में रूपांतरण भी साथ साथ होता रहता है। और आजकल तो ये एक तरह से ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गया है कि हर राजनयिक अपने देश की राष्ट्रभाषा का भाषण और पत्र व्यवहार में
उपयोग में लेता है, क्योंकि इसको राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक माना जाता है। हालांकि इसके अनुवाद में काफ़ी समस्या भी होती है और कई बार जो बोलने और लिखने में और समझने में जो अर्थ है वो अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं होता है और अनेक गलतफहमियां भी पैदा होती है, अस्पष्टता भी पैदा होती है। लेकिन इसके बावजूद भी डिप्लोमेट्स अपने राज्य की भाषा को राष्ट्रीय सम्मान मानकर उसी का उपयोग करना पसंद करते हैं। एक जो दूसरा शब्द है वो है संक्षिप्त कथन, अंडर स्टेटमेंट। संक्षिप्त कथन से तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संघर्ष और अगर कटुता का वातावरण है तो उसमें सद्भावना स्थापित की जाए और इसके लिए कुछ संक्षिप्त कथन या अंडर स्टेटमेंट्स का उपयोग किया जाता है। हालांकि इसकी ये बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ जो शब्द हैं वो काफ़ी प्रयोग में लिए जाते हैं। इसमें हम ले सकते हैं कि जब कोई राजनयिक दूसरे राज्य की सरकार को ये सूचित करता है कि उसकी सरकार अमुक अंतर्राष्ट्रीय विवाद में उदासीन नहीं रह सकती, कैन नॉट रिमेन इनडिफरेंट, तो इसका मतलब यह है कि उसकी सरकार अवश्य हस्तक्षेप करेगी। तो सिर्फ अगर राजनयिक के द्वारा ये कह दिया जाए कि उदासीन नहीं रह सकती तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि वो सरकार दूसरे राज्य के कार्य में हस्तक्षेप जरूर करेगी। इसी प्रकार अगर ये कथन कहा जाए कि मेरी सरकार की दृष्टि में ये बहुत चिंता का विषय है, His Majesty's government view with concern और view with grave concern। इसका अर्थ यह है कि जो भी विवाद है उसमें उस देश की सरकार कठोर नीति अपनाएगी, यानी कि ये एक चेतावनीपूर्ण शब्द है कि हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, यानी अब हम इस क्षेत्र में कठोर कदम उठाएंगे। तीसरा जो कथन है संक्षिप्त वो है कि कोई राजनयिक या देश ये कहे कि इस प्रकार की परिस्थिति में शासन को अपनी वर्तमान स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि मित्रता शत्रुता में परिवर्तित हो जाएगी। इसी तरह से एक अन्य कथन है कि उसके देश को अमुक विषय में या जिस विषय पर विवाद है अमुक विषय में स्वतंत्र कार्यवाही करने का अधिकार है, टू क्लेम ए फ्री हैंड। इसका मतलब यह है कि राजनयिक संबंध तोड़ दिए जाएंगे या दूसरे पक्ष की या सामने वाले जिससे कि वार्तालाप हो रहा है उसकी नीति को असफल करने के लिए समुचित या पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। यानी कि वो देश ये कह रहा है कि हम स्वतंत्र कार्यवाही करने के लिए एक तरह से स्वतंत्र हैं। अगर राजनयिक यह कहे कि परिणामों का उत्तरदायित्व हम नहीं लेते तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसी घटना उभारी जा सकती है जिसका परिणाम युद्ध के रूप में हो, यानी कि सारी जिम्मेदारी सामने वाले देश की है क्योंकि आपने ही ऐसा कुछ किया जिसके कारण से युद्ध हुआ और युद्ध के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। एक कथन है कि नम्रतापूर्वक निवेदन किया जाए और ये कहा जाए कि कोई भी जो पत्र है उसका उत्तर आप निश्चित दिन तक दे दें, अगर समय निकल जाएगा तो इसका अर्थ बहुत ही गंभीर हो सकता है। निश्चित दिन तक अगर आपने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब यह है कि अगर आपने निश्चित समय तक
कोई कार्यवाही करने के लिए कहा गया है या कुछ करने के लिए कहा गया है या जवाब देने के लिए कहा गया है और आपने नहीं किया है, तो इसका परिणाम दूसरे देश को एक अल्टीमेटम के रूप में मिलेगा और इसका परिणाम बहुधा युद्ध के रूप में भी हो सकता है। एक अन्य कथन है कि जब किसी सरकार के द्वारा ये कहा जाए कि दूसरे राज्य के कार्य को वह अमैत्रीपूर्ण समझती है, तो इसका मतलब ये है कि इस कार्य जो भी कार्य किया गया है उसका परिणाम युद्ध के रूप में हो सकता है। तो इस तरह से ये कुछ संक्षिप्त कथन थे किसी राजनयिक के द्वारा जब दूसरे राज्य को या किसी सरकार के द्वारा दूसरे राज्य की सरकार को ये बोले जाते हैं, तो इनका विशेष अर्थ निकलता है। इस तरह के संक्षिप्त कथनों के कुछ लाभ होते हैं और राजनीतिक आचरण की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी एक शिष्ट और सौम्य वातावरण बनता है और जनता में अनावश्यक रूप से उत्तेजना नहीं फैलती है। जनता में ये बात नहीं जाती है कि कोई गंभीर परिणाम आने वाले हैं और बड़े ही शिष्ट शब्दों में शांतिपूर्वक तरीके से एक राज्य दूसरे राज्य को जो बात कहनी है वो अपने विचारों का प्रदर्शन कर दिया जाता है। और इस संक्षिप्त तरह से जो कथन बोले जाते हैं उससे देश की जनता में उत्तेजनापूर्ण वातावरण भी नहीं फैलता है। एक प्रोफेसर निकलसन ने भी लिखा है कि ये एक तरह से परंपरागत संचार व्यवस्था है और इसका लाभ ये है कि एक नरम वातावरण रहता है और बिना किसी उत्तेजना के दूसरे राज्य को गंभीर चेतावनियां दे दी जाती है और इससे राष्ट्रों को अपनी स्थिति के प्रति अन्य राष्ट्रों की क्या प्रतिक्रिया है उसका भी ज्ञान हो जाता है। तो संक्षिप्त कथनों के कुछ लाभ हैं तो इसके कुछ दोष भी हैं, क्योंकि संकटपूर्ण अगर स्थिति बहुत ज़्यादा है लेकिन सर्वसाधारण को इस स्थिति का सही तरीके से ज्ञान नहीं हो पाता है। जनता यह समझती है कि कोई गंभीर संकट नहीं है, लेकिन वास्तव में गंभीर संकट उत्पन्न हुआ होता है जिसकी जानकारी जनता को नहीं होती है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त जो शब्द हैं वो असावधानी के कारण अनेक तरह के अर्थ में प्रयुक्त हो जाते हैं और जनता भी उनका अलग तरह से अर्थ निकाल लेती हैं। तो इस तरह से जो संक्षिप्त कथन हैं उनका दोष सामने आता है। आजकल वर्तमान समय में संक्षिप्त कथन की जो परंपरा है वो ज़्यादा लोकप्रिय नहीं मानी जा रही है और जो भी राजनयिक हैं या जो सरकार है किसी राज्य की, वो कई बार अतिशयोक्तिपूर्ण भाषण देकर अपने मंतव्य को और ज़्यादा स्पष्ट करती है, बजाय कि कुछ सेंटेंसेस बोलकर अस्पष्ट स्थिति को रखे। तो हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ हैं वो इस परिवर्तन के मामले में एक मत नहीं है। कुछ का विचार है कि अतिशयोक्तिपूर्ण जो कथन हैं वो भी अस्पष्टता उत्पन्न कर सकते हैं, और जबकि संक्षिप्त कथनों की परंपरा के पक्षपाती कहते हैं कि कुछ भी हो जाए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अशिष्ट, कड़वे या कटु और उत्तेजनापूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यथासंभव उसको रोकना चाहिए। और इसके स्थान पर अगर न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में या और अन्य जितने भी संचार साधन हैं उसमें जनता को संक्षिप्त कथनों के अर्थ से परिचित कराना चाहिए, और ताकि इसकी बुराइयों को दूर किया जा सके, बजाय कि अतिशयोक्तिपूर्ण कथन का प्रचलन
होना चाहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। तो हो गया।